गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग भारतीय इतिहास का चौथा भाग पढ़ेंगे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात करी थी ऐतिहासिक स्रोतों के। ऐतिहासिक स्रोतों में हमने बहुत सारी बातें बताई थी, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उनमें क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं, और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। आज विदेशी विवरणों के बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारे देश में जो बाहरी आक्रांता लोग आए या फिर यात्री लोग आए, तो उन लोगों ने हमारे देश में आए तो अपने साथ किन्हें लाए, और उन लोगों ने हमारे देश का कितना कुछ अध्ययन किया और उसे अपनी पुस्तकों में लिपिबद्ध किया, अपनी जानकारी लोगों तक साझा की। तो इस प्रकार से इतिहास का एक और स्रोत है ना। इतिहास के स्रोत की बहुत सारी जानकारियां हैं, है ना। हमने बहुत सारी बातें की थी, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, दो की हमने चर्चा कर ली थी। और आज हम तीसरे स्रोत यानी कि जो विदेशी विवरण है, जो विदेशी वृत्तांत है, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि जो विदेशी विवरण है, भारतीय इतिहास की मैं बात करने जा रहा हूं। तो विदेशी विवरणों को तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो यूनानी लेखक है, और यूनानी लेखक में भी दो चीजें आती है, एक यूनानी विवरण और उसमें दूसरा है रोमन विवरण। दूसरा है आपका चीनी लेखक, और तीसरा है अरबी लेखक, जो अरब देश के लेखक थे। इनमें ज्यादातर लोग मुस्लिम संप्रदाय से थे। तो हम अगर एक एक करके इन सभी की चर्चा करें तो सबसे पहले हम पाते हैं कि जो यूनानी रोमन लेखक थे, इनको परंपरागत लेखक भी कहा जाता है। और ये सबसे प्राचीन लेखकों की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, यूनानी लेखकों में अगर मैं सबसे प्राचीन लेखकों की बात करूं तो उसमें से पहला नाम आता है, वो है हेरोडोटस का। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है हिस्टोरिका, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखी गई थी, और ये भारत फारस के संबंधों का विवरण देती है। इसके अलावा इन्हीं के समकक्ष एक और बहुत बड़े यूनानी रोमन लेखक हैं, जिनका नाम था ट्रिसियस। ये ईरानी वैद्य थे दरअसल, वो भारत में घूमने आए थे और यहाँ से बहुत सारी चीजें उन्होंने जानी, सीखी और उसको बाद में लिपिबद्ध किया। तो यहाँ से भी एक जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास की। इसके अलावा नियार्कस हो गया, अरिस्टोबुलस हो गया, अनसीक्रेट्स हो गया, और एरियन, प्लूटार्क, बहुत सारे ऐसे राइटर हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर अरिस्टोबुलस की, समझिएगा, तो अरिस्टोबुलस ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ द वॉर, ठीक है। और एक अनसीक्रेट्स नाम का राइटर था, और उसने यहां पर सिकंदर के बारे में कुछ बताया था। सिकंदर के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है वो सब विदेशी विवरणों से मिलती है। ऐसा कोई भी भारतीय विवरण नहीं है जिसमें सिकंदर के बारे में जानकारी मिलती हो। आगे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर मैं स्ट्रेबो और जस्टिन की बात करूं, स्ट्रेबो और जस्टिन ये बहुत बड़े यूनानी और रोमन लेखक हैं, और इसमें एक चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा था, और हालांकि इसको पढ़ने का श्रेय एक अंग्रेज विद्वान सर विलियम जोन्स को जाता है। इसी प्रकार एरियन और प्लूटार्क नाम के दो यूनानी लेखक थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा। इसी प्रकार मैंने अभी कहा कि सिकंदर के आक्रमण की कोई भी जानकारी भारतीय स्रोतों से नहीं मिलती है, अर्थात सिकंदर के आक्रमण की जितनी भी जानकारियां हमें मिलती हैं वो सब यूनानी स्रोतों से मिलती है ना, जो यूनान के लेखक है। अगर हम इतिहास के कालक्रमानुसार चलें तो हम वृत्तांतों को तीन प्रकार से देख पाते हैं। एक को क्लासिफाई किया गया है सिकंदर से पूर्व वाला समय, और एक सिकंदर के जो कंटेम्पररी थे, समकालीन थे, और तीसरा है सिकंदर के पश्चात वाले। तो अगर मैं सिकंदर के पहले वालों की बात करूंगा तो सिकंदर के पहले वालों में हेरोडोटस आता है, जिसको अभी हमने कहा, इसने हिस्टोरिका नाम की एक बहुत बहुचर्चित पुस्तक लिखी, और इसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। जो सिकंदर के समकालीन थे, तो सिकंदर के समकालीन में अरिस्टोबुलस था, जिसने हिस्ट्री ऑफ द वॉर लिखा, अभी हमने पहले कहा। और जो सिकंदर के पश्चात थे उसमें मेगास्थनीज का नाम आता है, और आप सब तो जानते ही होंगे कि मेगास्थनीज ने एक बहुचर्चित पुस्तक लिखी, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मेगास्थनीज के बारे में
यहाँ तक कि आप 9वीं से लेकर के आगे जितने भी एग्जाम होते हैं तो ये मेगास्थनीज इंडिका इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर मैं मेगास्थनीज की बात करूं तो ये जो है मौर्य युग की जानकारी देता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था और वहीं के बारे में ये जानकारी देता है। इसकी पुस्तक का नाम जरूर याद रखें, इंडिका, जो कि इंडिया के बारे में ही लिखी गई है ना। उस समय मौर्य युग में क्या संस्कृति थी, उस समय किस प्रकार से सामाजिक गतिविधियां चलती थी, उस प्रकार से क्या धार्मिक परिप्रेक्ष्य था, है ना, समाज किस प्रकार से खंडों में बटा हुआ था, राजकाज क्या था, ये तमाम जानकारियां, व्यापार, है ना, तमाम जानकारियां ये मिलती है। तो ये तो बात हो गई कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। अगर मैं चंद्रगुप्त की अगली पीढ़ी की बात करूं, बिंदुसार, तो बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत आया था जिसका नाम था डाइमेकस। ध्यान दीजिएगा, ये डाइमेकस था। और इसी प्रकार अशोका के दरबार में, ध्यान दीजिएगा, अशोका के दरबार में टालमी का एक दूत था जिसका नाम था डायनीसियस। तो डायनीसियस आया था, ये आप जरूर ध्यान रखें, ये कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं। अगर मैं टालमी की बात करूं तो टालमी जो था तो वह यूनान का था और यूनान के अलावा इसने 2 पुस्तकें लिखी हैं, 2 का ज्यादातर जिक्र देखने को मिलता है। एक तो थी जियोग्राफी, और जियोग्राफी में इसने भूगोल और वाणिज्य का विस्तृत उल्लेख किया है। इसके अलावा इसकी एक पुस्तक थी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। फिर से सुन लें, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, सी यानी समुद्र से मतलब है। ये 150 ईस्वी की बात है और इसमें इसने बंदरगाहों का विशेष उल्लेख किया है, व्यापार वगैरह कब कहाँ कैसे होते थे, इन तमाम बातों की जानकारी है। इसी प्रकार एक रोम राइटर की बात आती है, प्लिनी। उसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें व्यापार, पशुओं, वनस्पतियों और खनिजों का वर्णन किया गया है। उसमें जैसे लोहा, सोना, तांबा या जो भी खनिज रहे होंगे तो ये खनिजों पर प्रकाश डालता है। चलिए आगे हम बात करें अगर यूनानी लेखकों के बाद, तो वहां से हमें चीनी लेखक सेकंड नंबर पे आते हैं। चीनी लेखकों में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आता है वह 2 लोगों का है, एक है फाहियान और दूसरा है हुएनसांग। जब मैं फाहियान की बात करूं तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में आया हुआ था और उस समय विक्रमादित्य का जो कालखंड था, पीरियड था, वो था 375 से लेकर 415 ईस्वी तक। और जो फाहियान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में, ध्यान दीजिएगा, 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक रहा और इसने भारत के अलग अलग जगहों का भ्रमण किया और फिर बाद में इसने अपनी एक पुस्तक लिखी, अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। इसको चाइनीज लैंग्वेज में फो क्यो की कहा जाता है। फिर से सुने, फो क्यो की। इंग्लिश में इसको रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज कहा जाता है। ये इसने अपनी पुस्तक में सभी गुप्त कालीन स्थितियों से अवगत कराया। गुप्त कालीन में कहाँ क्या था, शासन काल से लेकर के निचले स्तर तक, समाज तक ये टच किया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा नाम हुएनसांग का आता है। हुएनसांग जो था ये हर्षवर्धन के कालखंड में आया था। हर्षवर्धन का नाम तो आपने सुना ही होगा, हर्षचरितम का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो ये एक पुस्तक है हर्षचरितम। अब ध्यान देने की ये बात है यहाँ पर, अब मैं उस पर डिटेल नहीं जाना चाहूंगा कि जो हर्षवर्धन था ये 606 से लेकर 647 ईस्वी तक था और इसी के कालखंड में, इसी के शासन काल में 16 वर्षों तक हुएनसांग जो है भारत में अलग अलग जगहों पर भ्रमण करता रहा। इतना ही नहीं, हुएनसांग की शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई। आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, माफ कीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय भारत में ही है, तक्षशिला भारत में नहीं है, यह बिहार राज्य के आसपास है। तो ये 6 साल नालंदा विश्वविद्यालय में रहा और वहां से शिक्षा ग्रहण की। इसकी एक बड़ी चर्चित पुस्तक है CU की, अंग्रेजी में इसको नाम दिया गया है एसे ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इसमें हर्षवर्धन के कालखंड की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा चाइनीज लेखकों में इर्सिंग का नाम आता है, जो 7वीं सदी के अंत में आया था। ये नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में। इसके अलावा हुइली नाम का एक राइटर था, जो चाइनीज राइटर था।
इसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है और उस जीवनी में हर्ष काल की जो समय की जानकारी है वो देता है, क्योंकि ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, है ना। तो ह्वेली ने जो भी लिखा है ह्वेनसांग के बारे में, तो वहां पर हर्षवर्धन के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा मा तुआनलिन हो गया, चाओजू हुआ हो गया, इससे चोल इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। इसी प्रकार चीन वर्तमान में तो चीन का ही हिस्सा है, लेकिन पहले तिब्बत एक अलग क्षेत्र हुआ करता था, एक अलग एरिया हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पर तो ऐसे देश नाम की ऐसी कोई चीज नहीं थी, है ना। अलग अलग जनपद हुआ करते थे या अलग अलग राज्य आप कह लें, है ना, जहां तक राजा पहुंच जाता था। तो एक तिब्बत लेखक है जिसका नाम है लामा तारानाथ। इसने भी कुछ पुस्तकें ऐसी लिखी हैं, जैसे कंग्यूर है, तंग्यूर है, इसकी पुस्तकों के नाम है। तो यहां से भी भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो तीसरे नंबर पे आता है अरबी लेखक। अरबी लेखों की जो जानकारी हमारे पास वो 8वीं सदी और उसके बाद की है, क्योंकि 8वीं सदी में जो मुसलमान थे उन्होंने भारत के विषय में लिखना स्टार्ट कर दिया था। और आपने नाम सुना होगा कि 9वीं सदी में एक सुलेमान नाम का मुसलमान था जिसने पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में काफी कुछ लिखा है, ध्यान दें। और इसी संदर्भ में बहुत से और भी नाम आते हैं, जैसे अल मशूदी है, अल बरूनी है ना, अल बिलादुरी है, मार्को पोलो है, ऐसे बहुत से नाम आते हैं जो अरबी लेखकों में आते हैं। अगर मैं बात करूं अल मशूदी की, तो ये 915-16 ईस्वी में हमारे भारत में आया और इसने राष्ट्रकूटों के बारे में लिखा है, जो भी राष्ट्रकूट राजा थे तो उस समय ये उनका जिक्र किया है। अल बरूनी का बहुत चर्चित नाम है और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद अथवा तहकीक-ए-हिंद, है ना, तूतीय हिंद भी कई जगहों पर मिलता है। ये अरबी भाषा में पुस्तक है, कई बार पुस्तक की भाषा पूछ देता है क्योंकि बड़ी बड़ी चर्चित पुस्तक है। तो ये अरबी भाषा में है और हिंदी में इसको कहेंगे भारत की खोज। तहकीक हिंद को हिंदी में हम भारत की खोज कहेंगे। तो इसमें गुप्तोत्तर कालीन समाज की हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो लुटेरा महमूद गजनवी हमारे देश में आया था 1000 ईस्वी के आसपास, तो ये उसी के समय पर हमारे देश में आया था, ठीक है, ये अरब से ही आया था। चलिए, जब मैं अल बिलादुरी की बात करता हूं तो अल बिलादुरी जो है ये अल बरूनी से भी पहले आया था। इसकी एक पुस्तक है जो हमें भारतीय इतिहास का परिचय कराती है, उसका नाम है किताब फुतह अल बुल्दान। किताब फुतह अल बुल्दान, ये अल बिलादुरी की पुस्तक है। इसमें भारतीय इतिहास का परिचय बताया गया है। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में आया था, जिसने पांड्य वंश के बारे में लिखा, जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य था। और यह वेनिस, जो कि वर्तमान में इटली हम लोग जानते हैं, ज्यादातर परिचित हैं इटली से, है ना। वर्तमान में जो कांग्रेस अध्यक्षा हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो इटली से बिलोंग करती हैं। तो मार्को पोलो जो है वो वेनिस यानी कि इटली का एक प्रसिद्ध यात्री था। तो इस प्रकार से जब हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, लेखकों के विवरणों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि पहले यूनानी और रोम के जो लेखक थे वो, उनके द्वारा बहुत सी जानकारी हमारे भारतीय इतिहास की तरफ आती है। फिर हम चीनी लेखकों की तरफ जाते हैं तो चीनी लेखक यहाँ आए, बहुतों ने तो यहाँ पर शिक्षा भी ग्रहण की, कई सालों तक यहाँ वो रहे, तो ये जानकारी मिलती है। और इसके अलावा एक अन्य जो जानकारी सोर्स है वो अरबी लेखकों का है, जिसमें हमने अल बरूनी, मार्को पोलो, इन तमाम लोगों की बात करी। तो ये तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जहाँ पर भारतीय इतिहास की जानकारियाँ हमें मिलती हैं। आगे जब हम अलग अलग पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि किस राजा के शासनकाल में ये आया और इसने क्या काम किया, है ना। बहुत सी जो डिटेल जानकारी है वो जब हम उस राजा के शासनकाल पे पहुंचेंगे, जब हम उस वंश पर जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राष्ट्रकूट, तो जब हम राष्ट्रकूटों को पढ़ेंगे, जब हम पाल और प्रतिहारों को पढ़ेंगे, तब उस समय की और भी जो विधिवत जानकारी है वो आएगी। फिलहाल ये हमने अभी भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के संदर्भ में ये जाना कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और फिर ये विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरणों में हमने 3 चीजें देखी, फिर से सुन लें। एक तो यूनानी हो गए, यूनानी और रोमन लेखक, दूसरा हो गए चीनी लेखक और तीसरा हो गया जो अरबी लेखक थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को। थैंक यू सो मच आप सभी को। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग भारतीय इतिहास का चौथा भाग पढ़ेंगे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात करी थी ऐतिहासिक स्रोतों के,
ऐतिहासिक स्रोतों में हमने बहुत सारी बातें बताई थी, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उनमें क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं, और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। आज विदेशी विवरणों के बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारे देश में जो बाहरी आक्रांता लोग आए या फिर यात्री लोग आए, तो उन लोगों ने हमारे देश में आए तो अपने साथ किन्हें लाए, और उन लोगों ने हमारे देश का कितना कुछ अध्ययन किया और उसे अपनी पुस्तकों में लिपिबद्ध किया, अपनी जानकारी लोगों तक साझा की। तो इस प्रकार से इतिहास का एक और स्रोत है ना, इतिहास के स्रोत की बहुत सारी जानकारियां हैं, है ना। हमने बहुत सारी बातें की थी, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, दो की हमने चर्चा कर ली थी। और आज हम तीसरे स्रोत यानी कि जो विदेशी विवरण है, जो विदेशी वृत्तांत है, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि जो विदेशी विवरण है, भारतीय इतिहास की मैं बात करने जा रहा हूं, तो विदेशी विवरणों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो यूनानी लेखक है, और यूनानी लेखक में भी 2 चीजें आती है, एक यूनानी विवरण और उसमें दूसरा है रोमन विवरण। दूसरा है आपका चीनी लेखक, और तीसरा है अरबी लेखक, जो अरब देश के लेखक थे। इनमें ज्यादातर लोग मुस्लिम संप्रदाय से थे। तो हम अगर एक एक करके इन सभी की चर्चा करें तो सबसे पहले हम पाते हैं कि जो यूनानी रोमन लेखक थे, इनको परंपरागत लेखक भी कहा जाता है, और ये सबसे प्राचीन लेखकों की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, यूनानी लेखकों में अगर मैं सबसे प्राचीन लेखकों की बात करूं तो उसमें से पहला नाम आता है, वो है हेरोडोटस का। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है हिस्टोरिका, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखी गई थी, और ये भारत फारस के संबंधों का विवरण देती है। इसके अलावा इन्हीं के समकक्ष एक और बहुत बड़े यूनानी रोमन लेखक हैं, जिनका नाम था ट्रिसियस। ये ईरानी वैद्य थे दरअसल, वो भारत में घूमने आए थे, और यहाँ से बहुत सारी चीजें उन्होंने जानी, सीखी, और उसको बाद में लिपिबद्ध किया। तो यहाँ से भी एक जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास की। इसके अलावा नियार्कस हो गया, अरिस्टोबुलस हो गया, अनसीक्रेट्स हो गया, और एरियन प्लूटार्क, बहुत सारे ऐसे राइटर हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अरिस्टोबुलस की, समझिएगा, तो अरिस्टोबुलस ने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ द वॉर, ठीक है। और एक अनसीक्रेट्स नाम का राइटर था, और उसने यहाँ पर सिकंदर के बारे में कुछ बताया था। सिकंदर के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है वो सब विदेशी विवरणों से मिलती है। ऐसा कोई भी भारतीय विवरण नहीं है जिसमें सिकंदर के बारे में जानकारी मिलती हो। आगे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर मैं स्ट्रेबो और जस्टिन की बात करूं, स्ट्रेबो और जस्टिन ये बहुत बड़े यूनानी और रोमन लेखक हैं, और इसमें एक चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा था, और हालांकि इसको पढ़ने का श्रेय एक अंग्रेज विद्वान सर विलियम जोन्स को जाता है। इसी प्रकार एरियन और प्लूटार्क नाम के 2 यूनानी लेखक थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा। इसी प्रकार मैंने अभी कहा कि सिकंदर के आक्रमण की कोई भी जानकारी भारतीय स्रोतों से नहीं मिलती है, अर्थात सिकंदर के आक्रमण की जितनी भी जानकारियां हमें मिलती हैं वो सब यूनानी स्रोतों से मिलती है ना, जो यूनान के लेखक है। अगर हम इतिहास के कालक्रमानुसार चलें तो हम वृत्तांतों को 3 प्रकार से देख पाते हैं। एक को क्लासिफाई किया गया है सिकंदर से पूर्व वाला समय, और एक सिकंदर के जो कंटेम्पररी थे, समकालीन थे, और तीसरा है सिकंदर के पश्चात वाले। तो अगर मैं सिकंदर के पहले वालों की बात करूंगा तो सिकंदर के पहले वालों में हेरोडोटस आता है, जिसको अभी हमने कहा, जिसने हिस्टोरिका नाम की एक बहुत बहुचर्चित पुस्तक लिखी, और इसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। जो सिकंदर के समकालीन थे, तो सिकंदर के समकालीन में अरिस्टोबुलस था, जिसने हिस्ट्री ऑफ द वॉर लिखा, अभी हमने पहले कहा। और जो सिकंदर के पश्चात थे उसमें मेगास्थनीज का नाम आता है, और आप सब तो जानते ही होंगे कि मेगास्थनीज ने एक बहुचर्चित पुस्तक लिखी, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मेगास्थनीज के बारे में। यहाँ तक कि आप 9वीं से लेकर के आगे जितने भी एग्जाम होते हैं तो ये मेगास्थनीज इंडिका, इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर मैं मेगास्थनीज की बात करूं तो ये जो है मौर्य युग की जानकारी देता है, जिसमें चंद्रगुप्त
मौर्य के दरबार में ये आया था और वहीं के बारे में ये जानकारी देता है। इसकी पुस्तक का नाम जरूर याद रखें, इंडिका, जो कि इंडिया के बारे में ही लिखी गई है ना। उस समय मौर्य युग में क्या संस्कृति थी, उस समय किस प्रकार से सामाजिक गतिविधियां चलती थी, उस प्रकार से क्या धार्मिक परिप्रेक्ष्य था, है ना, समाज किस प्रकार से खंडों में बटा हुआ था, राजकाज क्या था, ये तमाम जानकारियां, व्यापार, है ना, तमाम जानकारियां ये मिलती है। तो ये तो बात हो गई कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था। अगर मैं चंद्रगुप्त की अगली पीढ़ी की बात करूं, बिंदुसार, तो बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत आया था जिसका नाम था डाइमेकस। ध्यान दीजिएगा, ये डाइमेकस था। और इसी प्रकार अशोका के दरबार में, ध्यान दीजिएगा, अशोका के दरबार में टालमी का एक दूत था जिसका नाम था डायनीसियस। तो डायनीसियस आया था, ये आप जरूर ध्यान रखें, ये कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं। अगर मैं टालमी की बात करूं तो टालमी जो था तो वह यूनान का था और यूनान के अलावा इसने 2 पुस्तकें लिखी हैं, 2 का ज्यादातर जिक्र देखने को मिलता है। एक तो थी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में इसने भूगोल और वाणिज्य का विस्तृत उल्लेख किया है। इसके अलावा इसकी एक पुस्तक थी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। फिर से सुन लें, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, सी यानी समुद्र से मतलब है। ये 150 ईस्वी की बात है और इसमें इसने बंदरगाहों का विशेष उल्लेख किया है, व्यापार वगैरह कब कहाँ कैसे होते थे, इन तमाम बातों की जानकारी है। इसी प्रकार एक रोम राइटर की बात आती है, प्लिनी। उसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें व्यापार, पशुओं, वनस्पतियों और खनिजों का वर्णन किया गया है। उसमें जैसे लोहा, सोना, तांबा या जो भी खनिज रहे होंगे तो ये खनिजों पर प्रकाश डालता है। चलिए आगे हम बात करें अगर यूनानी लेखकों के बाद, तो वहां से हमें चीनी लेखक सेकंड नंबर पे आते हैं। चीनी लेखकों में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आता है वह 2 लोगों का है, एक है फाहियान और दूसरा है हुएनसांग। जब मैं फाहियान की बात करूं तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में आया हुआ था और उस समय विक्रमादित्य का जो कालखंड था, पीरियड था, वो था 375 से लेकर 415 ईस्वी तक। और जो फाहियान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में, ध्यान दीजिएगा, 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक रहा और इसने भारत के अलग अलग जगहों का भ्रमण किया और फिर बाद में इसने अपनी एक पुस्तक लिखी, अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज। इसको चाइनीज लैंग्वेज में फो क्यो की कहा जाता है। फिर से सुने, फो क्यो की। इंग्लिश में इसको रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज कहा जाता है। ये इसने अपनी पुस्तक में सभी गुप्त कालीन स्थितियों से अवगत कराया। गुप्त कालीन में कहाँ क्या था, शासन काल से लेकर के निचले स्तर तक, समाज तक ये टच किया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा नाम हुएनसांग का आता है। हुएनसांग जो था ये हर्षवर्धन के कालखंड में आया था। हर्षवर्धन का नाम तो आपने सुना ही होगा, हर्षचरितम का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो ये एक पुस्तक है हर्षचरितम। अब ध्यान देने की ये बात है यहाँ पर, अब मैं उस पर डिटेल नहीं जाना चाहूंगा कि जो हर्षवर्धन था ये 606 से लेकर 647 ईस्वी तक था और इसी के कालखंड में, इसी के शासन काल में 16 वर्षों तक हुएनसांग जो है भारत में अलग अलग जगहों पर भ्रमण करता रहा। इतना ही नहीं, हुएनसांग की शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई। आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, माफ कीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय भारत में ही है, तक्षशिला भारत में नहीं है, यह बिहार राज्य के आसपास है। तो ये 6 साल नालंदा विश्वविद्यालय में रहा और वहां से शिक्षा ग्रहण की। इसकी एक बड़ी चर्चित पुस्तक है CU की, अंग्रेजी में इसको नाम दिया गया है एसे ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इसमें हर्षवर्धन के कालखंड की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा चाइनीज लेखकों में इर्सिंग का नाम आता है, जो 7वीं सदी के अंत में आया था। ये नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में। इसके अलावा हुईली नाम का एक राइटर था, जो चाइनीज राइटर था। इसने हुएनसांग की जीवनी लिखी है और उस जीवनी में हर्ष काल की जो समय की जानकारी है वो देता है, क्योंकि हुएनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय पे भारत आया था,
है ना। तो ह्यूली ने जो भी लिखा है हुनसांग के बारे में, तो वहां पर हर्षवर्धन के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा मा तुआनलिन हो गया, चाओजू हुआ हो गया, इससे चोल इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। इसी प्रकार चीन, वर्तमान में तो चीन का ही हिस्सा है, लेकिन पहले तिब्बत एक अलग क्षेत्र हुआ करता था, एक अलग एरिया हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पर तो ऐसे देश नाम की ऐसी कोई चीज नहीं थी, है ना। अलग अलग जनपद हुआ करते थे, या अलग अलग राज्य आप कह लें, है ना, जहां तक राजा पहुंच जाता था। तो एक तिब्बत लेखक है जिसका नाम है लामा तारानाथ। इसने भी कुछ पुस्तकें ऐसी लिखी हैं, जैसे कंग्यूर है, तंग्यूर है, इसकी पुस्तकों के नाम है। तो यहां से भी भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो तीसरे नंबर पे आता है अरबी लेखक। अरबी लेखों की जो जानकारी हमारे पास वो 8वीं सदी और उसके बाद की है, क्योंकि 8वीं सदी में जो मुसलमान थे उन्होंने भारत के विषय में लिखना स्टार्ट कर दिया था। और आपने नाम सुना होगा कि 9वीं सदी में एक सुलेमान नाम का मुसलमान था जिसने पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में काफी कुछ लिखा है, ध्यान दिए। और इसी संदर्भ में बहुत से और भी नाम आते हैं, जैसे अल मशूदी है, अल बरूनी है ना, अल बिलादुरी है, मार्को पोलो है, ऐसे बहुत से नाम आते हैं जो अरबी लेखकों में आते हैं। अगर मैं बात करूं अल मशूदी की, तो ये 915-16 ईस्वी में हमारे भारत में आया और इसने राष्ट्रकूटों के बारे में लिखा है, जो भी राष्ट्रकूट राजा थे तो उस समय ये उनका जिक्र किया है। अल बरूनी का बहुत चर्चित नाम है और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद अथवा तहकीक-ए-हिंद, है ना, तूतीय हिंद भी कई जगहों पर मिलता है। ये अरबी भाषा में पुस्तक है, कई बार पुस्तक की भाषा पूछ देता है क्योंकि बड़ी चर्चित पुस्तक है। तो ये अरबी भाषा में है और हिंदी में इसको कहेंगे भारत की खोज। तहकीक-ए-हिंद को हिंदी में हम भारत की खोज कहेंगे। तो इसमें गुप्तोत्तर कालीन समाज की हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो लुटेरा महमूद गजनवी हमारे देश में आया था 1000 ईस्वी के आसपास, तो ये उसी के समय पर हमारे देश में आया था, ठीक है, ये अरब से ही आया था। चलिए, जब मैं अल बिलादुरी की बात करता हूं तो अल बिलादुरी जो है ये अल बरूनी से भी पहले आया था। इसकी एक पुस्तक है जो हमें भारतीय इतिहास का परिचय कराती है, उसका नाम है किताब फुतह अल बुल्दान। किताब फुतह अल बुल्दान, ये अल बिलादुरी की पुस्तक है। इसमें भारतीय इतिहास का परिचय बताया गया है। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में आया था, जिसने पांड्य वंश के बारे में लिखा, जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य था। और यह वेनिस, जो कि वर्तमान में इटली हम लोग जानते हैं, ज़्यादातर परिचित हैं इटली से, है ना। वर्तमान में जो कांग्रेस अध्यक्षा हैं वो श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो इटली से बिलोंग करती हैं। तो मार्को पोलो जो है वो वेनिस यानी कि इटली का एक प्रसिद्ध यात्री था। तो इस प्रकार से जब हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, लेखकों के विवरणों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि पहले यूनानी और रोम के जो लेखक थे वो, उनके द्वारा बहुत सी जानकारी हमारे भारतीय इतिहास की तरफ आती है। फिर हम चीनी लेखकों की तरफ जाते हैं तो चीनी लेखक यहाँ आए, बहुतों ने तो यहाँ पर शिक्षा भी ग्रहण की, कई सालों तक यहाँ वो रहे, तो ये जानकारी मिलती है। और इसके अलावा एक अन्य जो जानकारी सोर्स है वो अरबी लेखकों का है, जिसमें हमने अल बरूनी, मार्को पोलो, इन तमाम लोगों की बात करी। तो ये तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जहाँ पर भारतीय इतिहास की जानकारियाँ हमें मिलती हैं। आगे जब हम अलग अलग पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि किस राजा के शासनकाल में ये आया और इसने क्या काम किया, है ना। बहुत सी जो डिटेल जानकारी है वो जब हम उस राजा के शासनकाल पे पहुंचेंगे, जब हम उस वंश पर जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राष्ट्रकूट, तो जब हम राष्ट्रकूटों को पढ़ेंगे, जब हम पाल और प्रतिहारों को पढ़ेंगे, तब उस समय की और भी जो विधिवत जानकारी है वो आएगी। फिलहाल ये हमने अभी भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के संदर्भ में ये जाना कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और फिर ये विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरणों में हमने 3 चीजें देखी, फिर से सुन लें। एक तो यूनानी हो गए, यूनानी और रोमन लेखक, दूसरा हो गए चीनी लेखक, और तीसरा हो गया जो अरबी लेखक थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को। थैंक यू सो मच आप सभी को।